हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम पढ़ेंगे कि आखिर इतना बड़ा मौर्यन एम्पायर का डिक्लाइन हुआ कैसे। क्या रीज़न रहे कि इतना बड़ा मौर्यन एम्पायर, द ग्रेट अशोका का मौर्यन एम्पायर कैसे डिक्लाइन हुआ। हेलो एवरीवन, इस चैनल पे हम सिर्फ कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए पढ़ते हैं। सिर्फ कॉलेज स्टूडेंट जो जाके अपने पेपर में लिख आए, ऐसा आपको पूरे यूट्यूब पे कोई चैनल नहीं मिलेगा जो स्पेसिफिकली कॉलेज के लिए पढ़ाए। सो लेट्स स्टार्ट कि आखिर मौर्यन एम्पायर का डिक्लाइन हुआ कैसे। तो जो मौर्यन एम्पायर था वो सबसे पहला ग्रेट एम्पायर था इंडियन हिस्ट्री का, लेकिन अशोक की डेथ के बाद 232 BCE के अराउंड ये धीरे धीरे डिक्लाइन होना शुरू हुआ और 185 BCE में फुल्ली कोलैप्स हो गया, यानी कि पूरी तरह से ख़त्म हो गया। लास्ट मौर्यन रूलर बृहद्रथ एक जर्नल एसिनेटेड थे, एक जर्नल से जिसका पुष्यमित्र शुंग, जो मार्क किए जाते हैं कि एंड ऑफ मौर्यन डायनेस्टी, जिनको मार्क किया जाता है कि ये है एंड ख़त्म, इनकी वजह से जो है ख़त्म हुई मौर्यन डायनेस्टी। तो रीज़न क्या क्या रहे, तो कुछ पॉलिटिकल फैक्टर, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर, कुछ इकोनॉमिक फैक्टर और कुछ मिलिट्री फैक्टर। सो अब पढ़ते हैं ऐसा क्या क्या हुआ इन फैक्टर्स में जो इतनी बड़ी डायनेस्टी ख़त्म हो गई। सो लेट्स स्टार्ट। वीक सक्सेसर आफ्टर अशोक। तो अगर किसी का भी डेक्लाइन पूछे, कोई भी एम्पायर, हरियंक डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी, तो सबसे पहली चीज़ जो लिखो कि जो सक्सेसर था वो वीक था। तो इसमें भी ऐसे ही हुआ, जो अशोक के सक्सेसर्स थे वो बहुत ही ज़्यादा वीक थे और इनकैपेबल रूलर थे, यानी कि वे रूलर्स जो थे वो काबिल नहीं थे। इतनी बड़ी स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी को वो मेंटेन नहीं कर पाए और फेल हो गए। उसके बाद में क्या हुआ कि जो रूलर्स थे, जो शासक थे, वो लगातार चेंज होते रहे। इसने जो है इंस्टेबिलिटी पैदा कर दी और जो एम्पायर की जो फाउंडेशन थी वो यहाँ से वीक होनी शुरू हो गई। दूसरी बात क्या थी कि ओवर सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन। जो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन था वो हाईली सेंट्रलाइज था, जो डिपेंड था सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर, सिर्फ और सिर्फ एक एबिलिटी के ऊपर, जो रूलर की जो एबिलिटी थी उनके ऊपर। अशोक के बाद जो किंग्स थे वो इतनी जो डिस्टेंस प्रोविंसेस थे, यानी कि जो इतना बड़ा सा साम्राज्य था, उसको वो चला नहीं पाए और इसने जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रेकडाउन कर दिया। वास्ट साइज ऑफ एम्पायर। अब मैंने बताया जो मौर्यन एम्पायर था वो एक्सट्रीमली लार्ज था, एक्सट्रीमली। जो कम्युनिकेशन और कंट्रोल था, जो डिस्टेंट रीजन पे, यानी कि जैसे कि बहुत दूर के जो क्षेत्र थे वहाँ से जो कम्युनिकेशन और कंट्रोल है वो छूटता हुआ दिखाई देने लगा और जो प्रोविंसेस थे अब वो अपने आप को इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र घोषित करने लगे। जो लार्ज साइज था उस एम्पायर का, उसने यूनिटी को मेंटेन करने का बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होना शुरू हुआ। फाइनेंशियल वीकनेसेस आ गई, इतना पैसा होने के बावजूद भी देखो फाइनेंशियल वीकनेस आ गई। इसीलिए कहते हैं कि मतलब एक काबिलियत होनी बहुत ज़रूरी है। कंटिन्यूस वेलफेयर एक्टिविटीज़ की वजह से, किसने की थी? अशोक ने। दूसरों का भला करने के चक्कर में जो मिलिट्री का जो मेंटेनेंस है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंडिचर, यानी कि बहुत ज़्यादा खर्च की ज़रूरत पड़ने लगी और इससे जो है जो शाही राजकोष था उसका डिक्लाइन होना शुरू हुआ और इकोनॉमिक जो स्ट्रेंथ थी स्टेट की वो रिड्यूस हो गई बिल्कुल। मिलिट्री वीकनेस। कलिंग के वॉर के बाद में अशोक ने एम्फेसाइज किया था नॉन वायलेंस को, कि हम लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। तो जो मिलिट्री थी वो धीरे धीरे डिक्लाइन शुरू, जो मिलिट्री जो स्पिरिट थी लड़ने की, यानी कि जो आक्रोश होता है एक आर्मी के अंदर, वो डिक्लाइन हो गई क्योंकि कोई युद्ध लड़ा ही नहीं। कलिंग के वॉर के बाद में जो आर्मी है वो लेस इफेक्टिव हो गई कंट्रोल को मेंटेन करने में, यानी कि भूल गए वो सारी चीज़ें कि क्या करते थे हम युद्ध वगैरह में। अच्छा, सिक्स्थ पॉइंट इज द राइज ऑफ प्रोविंशियल गवर्नर्स और जो ऑफिशियल्स है वो ज़्यादा पावरफुल हो गए। अब ये देखो, जो मेन राजा है वो वीक है, तो जो बाकी जो कर लेके आ रहे हैं, जो अलग अलग स्टेट्स में जो गवर्नर हैं, वो तो चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे, वो पावरफुल हो गए और उन्होंने अपने आप को क्या बोल दिया कि हम इंडिपेंडेंस है, इस क्षेत्र का राजा मैं हूँ, इस क्षेत्र का राजा मैं हूँ। ऐसी चीज़ें स्टार्ट हो गई।
इसने जो है एम्पायर की फ्रेगमेंटेशन स्टार्ट कर दी। फॉरेन इन्वेंशन, डेक्लाइन के बाद में जो फॉरेन पावर है जैसे कि इंडो ग्रीक्स, उन्होंने नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया को इन्वेड कर लिया दोबारा से। चंद्रगुप्त मौर्य ने ये भगाए थे लेकिन ये फिर वापस आ गए। इसने जो है एम्पायर को वीक कर दिया और इन इन्वेंशन को जो राजा था वो रोक नहीं पाया। इतनी पावर होने के बाद भी ये देखो राजा नहीं रोक पाया। सोशल एंड रिलीजियस फैक्टर क्या रहे, सामाजिक और धार्मिक। सम हिस्टोरियंस, कुछ हिस्टोरियन बिलीव करते हैं कि जो अशोक की पॉलिसी थी नॉन वायलेंस को, उसने मिलिट्री की स्ट्रेंथ को घटा दिया। हाउएवर, लेकिन ये जो फैक्टर है ये एक्सप्लेन नहीं करता कि डिक्लाइन कैसे हुआ। इमीडिएट कॉज ऑफ डिक्लाइन, जो इमीडिएट कॉज था डिक्लाइन का वो क्या था, यानी कि जहाँ सारा मामला ख़त्म ही हो गया, वो ये था कि जो लास्ट रूलर था बृहद्रथ, उसको पुष्यमित्र शुंग ने जो है मार दिया। अब जब राजा ही ख़त्म हो गया तो राज्य क्या करेगा। ये इवेंट आखिरी इवेंट था जब जो मौर्यन रूल था वो प्रॉपरली ख़त्म हो गया और किसका शासनकाल आ गया, शुंग डायनेस्टी का। इम्पॉर्टेंस क्या है डिक्लाइन की, तो एक ग्रेट एम्पायर इंडिया का ख़त्म हो गया, पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन हो गई। फ्रेगमेंटेशन यानी कि पॉलिटिक्स के आधार पर अब जो है लोग बाग बंटने शुरू हो गए। एक न्यू वे, एक नया रास्ता खोल दिया फॉरेन इन्वेंशन के लिए, यानी कि अब लोग बाग जो है आना शुरू हो गए। और जो रीजनल किंगडम है उनको मार्क करने की जो है शुरुआत अब यहाँ से हो चुकी थी। कंक्लूजन क्या है कि जो मौर्यन एम्पायर है वो एक फैक्टर की वजह से डिक्लाइन नहीं हुआ, लेकिन कई फैक्टर थे। सक्सेसर का वीक होना, एडमिनिस्ट्रेटर जो वीक होना, फाइनेंशियल प्रॉब्लम का आना, इतना बड़ा साइज होना। एम्पायर का अगर कोई काबिल सा रूलर होता है तो बहुत अच्छे से चलाता, लेकिन एज रिटर्न की वीक सक्सेसर था। फॉल होने के बावजूद भी जो मौर्यन एम्पायर है वो लेफ्ट एक लेगेसी छोड़ गई अपनी इंडिया के ऊपर, एक छाप छोड़ गई कि कितना अच्छा हमारे टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन था, कितना अच्छा कल्चर था और कितनी अच्छी हमारे इंडिया में पॉलिटिकल यूनिटी थी। एग्जाम टिप हम क्या लिख सकते हैं कि जो मौर्यन एम्पायर है वो डिक्लाइन हुआ स्ट्रक्चरल वीकनेस से। सडन कोलैप्स नहीं हुआ, उसको धीरे धीरे कोलैप्स हुआ, यानी कि कभी वीक सक्सेसर होना, कभी कुछ होना, कभी कुछ होना। जो स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस थे वो एसेंशियल थे सस्टेनिंग इंपीरियल यूनिटी के लिए। तो हमने मौर्यन एम्पायर का डिक्लाइन पढ़ लिया, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी, ये सब हमने डन कर लिया है। एक लास्ट टॉपिक बचता है कि इम्पॉर्टेंस और मौर्यन एम्पायर की इम्पॉर्टेंस क्या रही हमारी इंडिया के ऊपर, तो इसको हम कल पढ़ेंगे। सो बाय बाय, सी इन दी नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू वांट।